अब देखिए ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन मेंस लायक है, प्रीलिम्स लायक तो नहीं है। अब प्रीलिम्स में जो इसको छुआ होगा कम से कम अपना 4-5 क्वेश्चन का बलि चढ़ाए तब तो इसको छुए, क्योंकि देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन है और वेक्टर एनालिसिस के इस तरह के क्वेश्चन को देखकर मजा भी आता है लगाने में कि हाँ एक समय लगेगा, लेकिन जो थोड़ा टाइम लगा कर मेहनत करके जब कभी आंसर निकलता है तो बहुत अच्छा लगता है। और इसका प्रोसेस जो है देखिए, ये लाइन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया गया है, कट से स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 49। एक स्ट्रेट लाइन है जो किसी स्फीयर को कट कर रही है एट पॉइंट पी एंड क्यू। लाइन है तो 2 पॉइंट पे तो कट करेगी ही करेगी। अगर 2 पॉइंट पे कट कर रही है इसका मतलब कि अगर हमारा इस तरह से स्फीयर है तो जो लाइन कट करके जा रही है कुछ ऐसे कट करके जा रही है। एक पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट क्या है, Q है। देन द डिस्टेंस PQ इज, और हमको इसी PQ का डिस्टेंस निकालना है। इस लाइन का इक्वेशन हमको ये दिया गया है, स्फीयर का इक्वेशन हमको ये दिया गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो सीधा हमको फॉर्मूला ही मालूम है। पहले तो ये देखिए कि ये जो स्फीयर का इक्वेशन है, स्फीयर का इक्वेशन आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो रिवाइज करा देता हूं मैं हूं ना रिवाइज कराने के लिए। स्फीयर का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है x माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस के का होल ऑफ स्क्वायर प्लस जेड माइनस एल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर एच के एल इज सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड आर इज रेडियस ऑफ द स्फीयर। क्लियर? और इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है स्फीयर का, ये भी आप दोहरा लीजिए। आप खाना भी खा रहे हैं, टहल भी रहे हैं, मेरा वीडियो देखिए, दोहराइए, सब आपको याद आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vw प्लस 2vy uv जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, ये इसका क्या है, सेंटर है, और डी रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी इसका क्या है, रेडियस है। अब देखिए ध्यान से देख लीजिए, क्या पता अगली बार मेंस में ऐसे इक्वेशन देख करके पूछ दे इसका सेंटर बता दो, रेडियस बता दो। ये देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसा होता है स्फीयर का, और जनरल इक्वेशन ये होता है। आपको एकदम मुजबानी याद होना चाहिए, मुजबानी याद होता तो सीधा कंपेयर करा के आंसर लिखेंगे आप। देखिए यहाँ पे ये स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया है, जहां इसका सेंटर दिख रहा है हमको 0 0 0 है, रेडियस क्या 7 दिख रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है 49 का अंडर रूट लेंगे तो 7 आ जाएगा। चलिए, तो मेरे पास एक ऐसा स्फीयर है, कुल मिलाकर हमको क्या क्या जानकारी मिल गई इसको देख करके कि मेरे पास एक ऐसा स्फीयर है जिसका सेंटर 0 0 0 है। 3 डायमेंशन की बात है भाई, 2 डायमेंशन में ऐसे ही दिखाएंगे। और इसको चलिए हम मिला देते हैं, ये हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया, ये पॉइंट सी हो गया। और मान लीजिए यहां से परपेंडिकुलर हम क्या डाल दिए, इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दिए सी से, मान लीजिए ए, ये हम क्या डाल दिए, परपेंडिकुलर डाल दिए। चलिए अब देखिए इस पर ये जो होता है कोई स्फीयर का जो कॉर्ड है, ये PQ कॉर्ड दिख रहा है। अगर सेंटर से इस पे हम सर्किल में कोई हम परपेंडिकुलर डालते थे तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर देता था, डिवाइड कर देता था। यानी द वैल्यू ऑफ PA इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ AQ। अगर हम PA पता चल जाता है तो PA में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको PQ पता चल जाएगा। अब PA हमको कैसे पता चलेगा, PA हमको पता चलेगा पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो रेडियस के स्क्वायर में से ये जो परपेंडिकुलर है CA को घटा दें तो हमको PA की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये पूछेंगे कि भैया AC का परपेंडिकुलर की लंबाई हमको कैसे पता चलेगी, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है ना। फॉर्मूला क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन ए गिवन पॉइंट टू द लाइन, ये लाइन का इक्वेशन दिया है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ए गिवन पॉइंट एंड द गिवन लाइन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ AC इंटू वेक्टर D, ये डायरेक्शन वेक्टर है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन वेक्टर D। चलिए लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, लाइन पे पॉइंट हमारा क्या दिख रहा है, -2 -9 +8। स्ट्रेट लाइन का हमारा पॉइंट, यानी ये पॉइंट हमारा क्या दिख रहा है, -2 -9 और +8। और हमारा डायरेक्शन वेक्टर क्या दिख रहा है, डायरेक्शन वेक्टर भी हमारा दिख रहा है 4i + 3j - 5k, 4i + 3j - 5k। अब चलिए हमको क्या निकालना है,
AC निकालना है, वेक्टर AC, तो क्या होगा OC माइनस OA, मतलब C वेक्टर C माइनस A होता है ना, चलिए ये तो आप जानते ही हैं, इसको लिखने की क्या जरूरत है। तो हो जाएगा 0 माइनस A की वैल्यू क्या दी गई है भाई, -2 प्लस अरे I प्लस 0 माइनस -9 J प्लस 0 माइनस 8 K, आ जाएगा प्लस का 2I प्लस का 9J माइनस का 8K। चलिए अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, वेक्टर AC इंटू डायरेक्शन वेक्टर D, क्रॉस प्रोडक्ट हमको निकालना है 2 9 माइनस 8 4 3 माइनस 5, चलिए क्या आ जाएगा -45 माइनस 24, ये प्लस का 24 हो जाएगा। चाहे तो मुजबानी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को दिखाने के लिए इतना तो हमको मेहनत करनी ही पड़ेगी। -J -10 8 चौ 32, -10 -32 10 चौ 32, ठीक है। के आ जाइए, 3 दूना 6 माइनस 9 चौक 36, 6 माइनस 36, चलिए आ जाइए, ये हो जाएगा प्लस 24 हो जाएगा, तो ये 21 आ जाएगा, -21I, ये आ जाएगा आपका प्लस 32, यानी ये प्लस का 22J प्लस माइनस का 30K, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, वेक्टर AC क्रॉस डायरेक्शन वेक्टर D की। अब इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका हमको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अंडर रूट -21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 21 21 441 484 900, चलिए जोड़ दीजिए, 9 4 13 4 1784 1825, 1825 आ गया। अब चलिए मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन वेक्टर D का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 4 चौक 16 9 25 25 50, यानी अंडर रूट 50। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू ये यहां पुट कर दीजिए और इसकी वैल्यू ये पुट कर दीजिए। चलिए मिटाते हैं, अब वैल्यू पुट करिए, आंसर लीजिए, रूट 1825 अपॉन रूट 50, 25 से काटिए, 25 सत्ते 175, 25 यहाँ 75, 25 दूना रूट 73/2 हमारा किसकी वैल्यू आ गई, इस D की वैल्यू आ गई, यानी AC इस परपेंडिकुलर लाइन की लेंथ आ गई, परपेंडिकुलर लाइन की लेंथ आ गई। अब हमको सीधा सीधा पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है, राइट एंगल ट्रायंगल PAC इज इक्वल टू PA का स्क्वायर इज इक्वल टू PC यानी रेडियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर लेंथ AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, रेडियस तो 49 था, माइनस AC की वैल्यू का आ गई है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई है आपकी, रूट इसका स्क्वायर करेंगे तो 73/2 आ जाएगा आपका 98 माइनस 73 करड़ी में तो 7 80 90 18 7 25 25/2 या 5/√2 या 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब इसके बाद ये किसकी वैल्यू आ गई, PA की वैल्यू आ गई। अब हमको PQ की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू PA या 2 इंटू 5/√2 या 5√2, इसका आंसर क्या हो जाएगा 5√2। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि स्ट्रेट लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट P एंड Q पर किसी स्फीयर को, तो हम क्या किए कि स्फीयर के सेंटर से स्ट्रेट लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाल दिए, और परपेंडिकुलर का डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला हमको पता है वेक्टर AC इंटू डायरेक्शन वेक्टर D अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन वेक्टर D, और AC निकालने के लिए हमको स्फीयर का सेंटर सीधा 0 0 0 दिख रहा था, और पॉइंट ऑन द गिवन लाइन आपको पता ही है किसी भी लाइन पे पॉइंट कैसे निकाला जाता है। अगर ये नहीं पता है तो आप मैथ पढ़ना छोड़ दीजिए। -2 -9 +8 देखते ही पता चल रहा है, डायरेक्शन वेक्टर इसके दिख रहे हैं, ये डायरेक्शन कोसाइन है। डायरेक्शन वेक्टर लिखने के लिए हम क्या करेंगे 4i + 3j - 5k। देखिए आपको हम बताए ये लॉग में समझाने के लिए बताया, वरना हमको करना रहता है, किसी भी अच्छे स्टूडेंट जिसको पता है कि प्रोसेस क्या होता है अगर उसको करना रहे तो सीधा वो वैल्यू लिखेगा ना, वो इतना आपको समझाएगा क्यों, वो 21 का स्क्वायर वो तो मन में जोड़ते चलेगा
कि किसी के साथ 441 में 484 जोड़ेंगे, फिर 9 से जोड़ेंगे, कितना आएगा 1825, तो तुरंत सॉल्व कर लेगा। लेकिन आपको हम प्रोसेस समझाने के लिए सब बता दिया। अब देखिए एक और प्रक्रिया होती है, दूसरी प्रक्रिया से भी इसको सॉल्व किया सकता है। अब आप देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमको दिया गया है, सॉल्व करके भी दिखा देते हैं। ऐसे समझ में आया ना, इसकी वैल्यू हमने क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल लिया था, क्रॉस प्रोडक्ट से निकालने के बाद इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, फिर डी का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, डी की ये वैल्यू आ गई, फिर पीए की वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया, पाइथागोरस प्रमेय निकाल करके हमने पीए की वैल्यू निकाल दी, फिर पीक्यू की वैल्यू निकालने के लिए 2 इंटू पीए कर दिया, तो पीक्यू की वैल्यू निकल गई। अब दूसरा इसका क्या मेथड है सॉल्व करने का, वो भी आप जानते रहिए। दूसरा मेथड इसका ये है कि अगर स्ट्रेट लाइन हमारी स्फीयर को इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट पे P एंड Q पे, तो एनी पॉइंट ऑन द गिवन लाइन x + 2/4 y + 9/3 z - 8/5 is equal to lambda, any point on the given line 4 lambda plus 2 y is equal to 3 lambda plus 9 z is equal to -5 lambda plus 8, -8 हो जाएगा तो +8 हो जाएगा। तो ये एनी पॉइंट हो गया। अगर ये तो स्ट्रेट लाइन पे कोई भी पॉइंट डिनोट कर रहा है, लैम्डा की वैल्यू रख देंगे, ये पॉइंट। अगर हम ये मान लें कि ये जो हमारा पॉइंट है ये P वाला है, और अगर ये P वाला है, ये जो पॉइंट है हमारा Q वाला है, और अगर ये Q वाला है, तो स्फीयर के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एक्स वाई जेड की वैल्यू आप रखेंगे स्फीयर की इक्वेशन में, तो लेमडा का इससे आपको वैल्यू आप निकालेंगे। लेमडा का वैल्यू देखिए आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होगा, लेमडा की दो वैल्यूज निकलेंगी। अगर दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो दो ही वैल्यू निकलेंगी, जाहिर सी बात है। एक वैल्यू रखेंगे तो P का मान निकलेगा, दूसरा वैल्यू रखेंगे तो Q का मान निकलेगा। फिर द डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे, आराम से आपको इसका आंसर आ जाएगा कि PQ की वैल्यू क्या है। तो ये तो करके देख लेते हैं, चलिए करके देखते हैं, मजा आएगा। सॉल्यूशन है, सॉल्व करेंगे सवाल को तो मजा ही आएगा। चलिए एक्स वाई जेड की वैल्यू सेटिस्फाई, सब्स्टिट्यूट द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। एक्स की वैल्यू रखिए 4 लैम्डा प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 9 का स्क्वायर प्लस -5 लैम्डा प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। चल भाई जोड़ दिया जाए, 4 2 4 16 लैम्डा 9 लैम्डा स्क्वायर 81 2 3 6 9 54 लैम्डा प्लस 25 लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर की नहीं, हाँ, प्लस 64 माइनस 2 8 16 25 80 माइनस 2 8 16 25 80, ये प्लस 80 लैम्डा हो जाएगा इज इक्वल टू 49, क्योंकि ये माइनस में था ना वैल्यू। चलिए जोड़ दीजिए 16 25 25 50 लैम्डा स्क्वायर, और लैम्डा को जोड़िए 16 लैम्डा 54 16 70 80 150 लैम्डा। बचा कौन, कांस्टेंट वैल्यू 81 4 85 85 64 85 4 89 60 149 प्लस 149 इज इक्वल टू 49। इतनी हमारी इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या करिए 50 लैम्डा स्क्वायर प्लस 150 लैम्डा 49 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 0। 50 को कॉमन ले लीजिए, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 3 लैम्डा सॉरी 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये देखिए हम बोले थे ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, यहाँ से लैम्डा की दो वैल्यू निकलेंगी, दोनों वैल्यू जो निकलेंगी इसमें पुट करेंगे बारी बारी से हमारा पॉइंट P पॉइंट Q। अरे भाई वो आप पूछेंगे ना कि सर ये क्यों पॉइंट P ही है, क्यों, आपको कैसे पता? क्योंकि भाई दो पॉइंट पे अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो दोनों पॉइंट तो स्फीयर पे भी प्रेजेंट रहेंगे, और प्रेजेंट रहेंगे तो स्फीयर के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। चलिए अब यहां से हम निकाल लेते हैं लेम्डा की वैल्यू। लेम्डा की वैल्यू आ जाएगी लेम्डा स्क्वायर 2 लैम्डा प्लस लेम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक कोष्टक में आ गया लेम्डा प्लस 2, दूसरे कोष्टक में लेम्डा प्लस 2 आ गया, लेम्डा प्लस 2 लेम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और लेम्डा इज इक्वल टू -1 -2। ये वैल्यू आप रख दीजिए, x1 y1 z1 x2 y2 z2 मिल जाएगा। -1 -2 रखिए वैल्यू, -1 -2 लैम्डा इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो
x की वैल्यू निकल जाएगा -2x1, y1 की वैल्यू -3 है तो 6 आ जाएगा, z1 की वैल्यू +5 हो जाएगा 13 आ जाएगा। ये पॉइंट P है हमारा, और पॉइंट Q -2 वैल्यू रखिए, x2 की वैल्यू -8 यानी -6 यानी +3, z2 की वैल्यू -5 इंटू -2 यानी +10 यानी 18। चलिए अब डिस्टेंस PQ, डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, z2 - z1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर, x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, z2 - z1 यानी 18 - 13 यानी 25 प्लस y2 - y1 -3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस -6 -2 हो जाएगा यानी 4 का स्क्वायर यानी 16। तो क्या आ गया, √50 या 5√2। देखिए सेम आ गया, जो आंसर 5√2 से आया था वही आंसर 5√2 से आ गया। भाई जिसको फार्मूला भूल जाए कि भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, जब कोई पॉइंट दिया रहे, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन दिया रहे, तो हमको स्ट्रेट लाइन उस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन को परपेंडिकुलर डाले, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है अगर ये हमको भूल जाए, मैग्नीट्यूड वेक्टर अगर ये हमको भूल जाए तो हम क्या करेंगे, तुरंत ये लगा देंगे। अरे देखो भाई सीधी सी बात है, स्ट्रेट लाइन एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, इफ this point B, point P and point Q, then it will be satisfies the equation of the sphere, satisfy करेंगे, then we will find the quadratic equation in lambda and lambda की वैल्यू पता करेंगे, and lambda की सहायता से दो पॉइंट लेंगे, दोनों पॉइंट को हम P और Q मिल जाएगा और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। उसके बाद हमारी क्या निकल जाएगी, आंसर निकल जाएगी, वैल्यू निकल जाएगी 5√2 इसका राइट आंसर है। अब स्फीयर का यहाँ पूरा एक तरीके से थोड़ा थोड़ा हमने पोस्टमार्टम करने की कोशिश की है। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो स्फीयर के बारे में काफी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। उसका रेडियस कैसे निकालेंगे, सेंटर कैसे निकालेंगे, कोई स्ट्रेट लाइन दिया रहे, कोई पॉइंट दिया रहे, उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। यानी ये क्वेश्चन देख करके हमने क्या क्या चीजें सीख लिया, हमने ये सीख लिया कि स्फीयर का रेडियस कैसे निकाल लेंगे, इक्वेशन दिया रहे तो उसका सेंटर कैसे निकाल लेंगे, और अगर कोई पॉइंट दिया रहे, पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पर हम परपेंडिकुलर डाले रहे हैं तो उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हमने ये भी सीख लिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन जो दिख रहा है ये पार्शियल डेरिवेटिव सम का क्वेश्चन है। फंक्शन ऑफ fxy की वैल्यू दिया है, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 देन इसकी वैल्यू फंक्शन ऑफ fxy की ये होगी, व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन इसकी वैल्यू ये होगी। ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव सम का क्वेश्चन है, पार्शियल डेरिवेटिव लिमिट डेफिनेशन। देन इसका हम सॉल्व कैसे करेंगे, लिमिट डेफिनेशन ऑफ partial derivative sum. We know that limit definition of partial derivative sum d by f upon d by x xy, या इसी को कहते हैं f xy x, यानी with respect to x differentiate, partial differentiate with respect to x is equal to limit h tend to 0 f y को कांस्टेंट रखेंगे अपॉन h। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y, देन इसकी लिमिट डेफिनेशन क्या कहती है, k टेंड्स टू 0। यहां s को कांस्टेंट रखेंगे, y का डिफरेंशिएट करेंगे माइनस फंक्शन ऑफ fxy अपॉन h। क्लियर, पहले में x का डिफरेंशिएट करेंगे, y को कांस्टेंट रखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 करके, दूसरे में y प्लस k, y को डिफरेंशिएट करेंगे s को कांस्टेंट रख के अपॉन ये h नहीं k आ जाएगा। चलिए अब यहां देख लीजिए, इफ x इज नॉट इज इक्वल टू 0। चलिए ये लिमिट डेफिनेशन आपने जान लिया, इसको याद करिए, ये याद होना चाहिए आपको। लिमिट डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ये होता है, ये आपको मालूम रहना चाहिए, तभी आप ये सवाल सॉल्व कर पाएंगे, ये सवाल आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए फंक्शन ऑफ fxy यहाँ पे क्या दिया गया है, वो फार्मूले के आधार पे जब हम लिखते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, या इसी को हम कहते हैं d बाय f अपॉन d बाय x इज इक्वल टू लिमिट x का डिफरेंशिएट करेंगे
एफ 0 प्लस एच हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पे हमारा क्या दिया गया है, 0 दिया गया है, और y की जगह पे 0 माइनस फंक्शन जो का त्यों रहता है अपॉन h। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि आ गया f फंक्शन ऑफ h, x की वैल्यू h दी है, y की वैल्यू 0 दी गई है। जब x की वैल्यू h यानी x इज नॉट इज इक्वल टू 0, x इज नॉट इज इक्वल टू 0, देन फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। तो x की वैल्यू h रखिए और y की वैल्यू 0 रखिए इस फंक्शन में। और यहाँ पे देखिए x भी 0 y भी 0 है, जब x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी, 0 थी, यानी यहाँ 0 आ जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये x की जगह पे h रखेंगे, y की जगह पे 0 रखेंगे। x की जगह पे h रखिए, h अपॉन मॉड ऑफ h, और इसमें h स्क्वायर करेंगे, बाहर आ जाएगा h हो जाएगा माइनस 0 अपॉन h, ये कैंसिल, ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसी तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y या डे बाय f अपॉन डे बाय y क्या कहता है, लिमिट k टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ 0 0 प्लस k माइनस सेम फंक्शन रहेगा अपॉन वैल्यू क्या रहेगी, k रहेगी। चलिए, जब x की वैल्यू 0, जब x की वैल्यू 0 रहेगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या कर जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पर भी 0 रहेगा, x की वैल्यू 0 तो ये भी 0 ही रहेगा। तो लिमिट k टेंड्स टू 0, x की वैल्यू 0 दी गई है ना, x की 0 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, 0 माइनस x की वैल्यू 0, फंक्शन की वैल्यू 0 अपॉन k, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब आपको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट 0 0, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y, इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू 0 आ गई, इज इक्वल टू 1, दैट इज राइट आंसर इज 1। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है, इसमें मीन मीडियन मोड में इसमें रिलेशन पूछा है। काफी वनडे एग्जाम या कोई भी थोड़ा सा भी लेवल उठा देते हैं, या एग्जामिनर बैठे बैठे सोचता है कि अब कौन सा क्वेश्चन दूं कि पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए, तो ये क्वेश्चन तो लगभग डाल ही देता है। ये याद करने का सबसे आसान तरीका देखिए, मीन मीडियन मोड ये सबके जबान पे रहता ही रहता है। जो सबसे बड़ा वाला है ना, इसको आप सबसे पहले लिखा करो मीडियन। इसमें जाना करो कि इसमें 3 कहीं आता जरूर है, 3 2 1 वाला मामला होता है, 3 2 1। 3 मीडियन इज इक्वल टू, ये मीडियन का मी से मीन हो जाएगा, 2 मीन प्लस मोड। वैसे मैथ का स्टूडेंट हो करके मैं इस तरीके से तुक्केबाजी रटा रहा हूं, इसलिए नहीं क्योंकि बहुत बार कंफ्यूज हो जाता है। मीन मीडियन मोड का हम कितनों ही बार याद करें, इसमें क्या रिलेशन होता है, एग्जाम हॉल में ना बहुत बार इसको इधर लिख देगा, 3 यहां लिख देगा, 2 यहां लिख देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे ना कि जो सबसे बड़ा वाला है मीडियन, उसके पीछे 3 लगता है, उसके बाद एम डी से चालू है तो तुरंत एम मीन आ जाता है, 3 2 1 वाला मामला रहता है। तो ऐसे आपका भूलेगा नहीं, हमको तो लगता है आज आप देख लेंगे तो आज के बाद तो नहीं भूलने वाले कि मीन मीडियन मोड में क्या रिलेशन होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, द सीक्वेंस, ये तो स्टैंडर्ड लिमिट है भाई, इसको तो देखते ही मार देना होगा, पावर n दिया है, कन्वर्जेस टू एन इरेशनल नंबर, पहला ही सही है, कन्वर्जेस टू एन इरेशनल, इसको याद रखिए आप, क्योंकि हम जानते हैं लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1 + 1 अपॉन एयर पावर n की वैल्यू क्या आती है, e, एक्सपोनेंशियल नंबर आता है, और ये कौन सा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। देन कन्वर्जेस टू एन इरेशनल नंबर, पहला ही ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, चलिए ये दोनों क्वेश्चन तो देखते ही टिक मार दिया होगा, मीन मीडियन मोड वाला और ये वाला, e इसकी वैल्यू सही है। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक इनफाइनाइट सीरीज दी गई है, इनफाइनाइट सीरीज दी गई है और उसका सम पूछा गया है, द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज। सीरीज क्या दी गई है भाई, 2 अपॉन फैक्टोरियल 1, 4 अपॉन फैक्टोरियल 3, 6 अपॉन फैक्टोरियल 5 दी गई है। हाँ ठीक है, 8 अपॉन फैक्टोरियल 7 दिया गया है।
ठीक है, देखिए देखते ही इसका, तो हमको देखते ही इसका nth टर्म पता चल गया। इसका nth टर्म क्या है, an की वैल्यू 2n अपॉन 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब पूछेंगे कि सर ये कैसे पता आपको इसका nth टर्म यही आएगा, देखो ना 2 4 6 8, n की वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाओ। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें से एक ऊपर n की वैल्यू रखो, नीचे से एक घटा करके फैक्टोरियल लगा दो। 1 रखोगे तो 2 में से एक गया 1 फैक्टोरियल, 2 दूना 4 में से एक गया 3 फैक्टोरियल। जब आप कई सारे क्वेश्चन लगाए रहते हैं ना, तो आपको देखते ही सवाल लिखते लिखते आपको क्लियर हो जाता है इसका nth टर्म क्या होगा। अब हमको इसका क्या पता करना है, हमको इसका पता करना है इसका इस इनफाइनाइट सीरीज का सम क्या होगा। इसका सम देखिए, पहले तो हम इसी से अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। 1 अपॉन ई बी, ई माइनस 1 सी, ई डी ई प्लस 1, यानी ई में मामला आना तय है। और मेरे मन में एक बात तो इसको ऑप्शन देख के ये आने लगी, ये वाला मामला हमको फिट बैठाना है। ई पावर एक्स का हम फार्मूला जानते ही है, 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर बाय फैक्टर प्लस पावर फैक्टर 3। चलो देखते हैं कैसे मामला बैठ पाता है। जब इस टाइप का जब हम सम सॉल्व करते थे इनफाइनाइट सीरीज में, तो चलिए ऊपर +1 -1 ऐड करके देखते हैं। क्यों ऐड करेंगे भी पता चल जाएगा। 2n - 1 को एक साथ लेंगे, 2n - 1 अपॉन 2n - 1 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2n - 1 का फैक्टोरियल। कोई अंतर नहीं है, 1 जोड़े हैं 1 घटाए हैं। अब देखेंगे 2n - 1 आगे जाएंगे तो 2n - 1 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो 2n - 1 2n - 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन 2n - 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2n - 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए, अब n इज इक्वल टू, इसका समेशन है ना, n इज इक्वल टू 1 2 3 रखते चले जाओ। 1 अपॉन 2n - 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2n - 1 फैक्टोरियल। ये समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी था ना, तो 1 रखो, 1 2 - 2 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। 2 रखो, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब आप देख क्या पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। 1 की वैल्यू 1 ही होगी। 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। अब ऑप्शन देखो ना, अगर e की पावर 1 रख देते हैं हम, तो क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। आ गया ना सेम, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, e, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई हो जाएगी। ठीक है, अब आपको कैसे पता है कि स्टेप बाय स्टेप हमको यही करना है, क्योंकि हमने कई सारे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसका एक ही इलाज है, मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक ही इलाज है, आप जितना प्रैक्टिस किए हैं, जितना आप लेबोरियस हैं, जितने टाइप्स के आप क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब देखिए जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, ये देख करके बहुत आसान लग रहा था उस पर, क्योंकि इससे कठिन सीरीज का nth टर्म आपके दिमाग में याद करके चलना पड़ता है। क्योंकि अगर ये आपको पता नहीं रहेगा, देखते ही आपके मन में 2n नहीं आ जाएगा, 2n - 1 नहीं आएगा, 1 3 5 7 देखते ही 2n - 1 मेरे अंदर आ गया, अगर ऊपर 2n है तो जब इतना आ गया तो +1 - 1 करके हम कैसे इसको सीरीज में बदलेंगे, क्योंकि मेरे दिमाग में पहले से ये चल रहा था कि नीचे क्या दिया गया है, ई में दिया गया है, तो e पावर x का फॉर्मूला भी हमको याद था, इसी के रूप में इसको हम कन्वर्ट कर दिए, तो ये सीधा हमको वैल्यू इसमें क्या दी गई, ये e की वैल्यू दी गई है, तो ये इसका सम क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद हम आते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देखने वाला ही क्वेश्चन है, कुछ समझने वाला मामला नहीं है, समझने वाला तो है, लिखने वाला मामला नहीं है। इसके लिए कॉपी कलम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने कायदे से वेक्टर एनालिसिस पढ़ा है, सबकी डेफिनेशन पढ़ी है, तो देखकर ही बता देंगे। देखिए दिया गया है लिस्ट 1 लिस्ट 2। पहले में दिया गया है राइट सर्कुलर कोन प्लेन, राइट सर्कुलर कोन प्लेन स्ट्रेट लाइन सर्किल, और 4 इक्वेशन आपके दिए गए हैं, Lx + My + Nz = P। फिर दिया गया है
2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू z माइनस 3। फिर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। फिर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 वाई इज इक्वल टू 4। इसमें दिया गया है कि आपसे पूछा गया है कि इसको मैच कराइए कि कौन सा इक्वेशन किस आकृति को डिनोट करता है, किस स्ट्रक्चर को डिनोट करता है। अब देखिए राइट सर्कुलर कोन वाला मामला एक बार अगर आपके दिमाग में न भी आ रहा हो, जैसे पहले इस क्वेश्चन को देखते मेरे दिमाग में इसकी कंडीशन नहीं आई थी, लेकिन प्लेन को देख के तो कंडीशन आ गई थी। अगर 3 डायमेंशन में हम बात करें, द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, द इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू प्लेन। अब दो लाइन आपको कहां दिख रही है? 3 डायमेंशन में दो लाइन आपको ये दिख रही है 2x प्लस 3y z माइनस 3। तो ये तो आपका प्लेन का सीधे सीधे ये हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लेन 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 इंटरसेक्शन, ना 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 ना, ये चारों जब हम लिख लेते हैं तो मेरे मन में सबसे पहले ये आया कि राइट सर्कुलर कोन का तो कंडीशन आ ही नहीं रहा था मेरे मन में। तो फिर हम सोचे कि चलो इन तीनों को चेक करते हैं। तो प्लेन 3 डायमेंशन में प्लेन को कैसे डिफाइन करते हैं? इसको लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड, लीनियर इक्वेशन एक्स वाई जेड के टर्म में प्लेन होता है 3 डायमेंशन में। और स्ट्रेट लाइन द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स इज गिवन स्ट्रेट लाइन। सर्किल इन 3 डायमेंशन the intersection of cylinder or sphere with plane we get circle। ये देखिए ना, आपको सिलेंडर का इक्वेशन दिया गया है, ये प्लेन का इक्वेशन दिया गया है, सर्किल हमको मिल जाएगा जिसका रेडियस क्या है